हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम पढ़ने लगे हैं टॉपिक वो है क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 3, ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 का, उसमें हमने ग्रुप 1 को डिस्कस किया था। फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ग्रुप 17 को। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, जो कि ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक होते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारे पास ग्रुप 3 है। एक सेकंड बस, ये चल जाए। हाँ ठीक है, ग्रुप 3 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्रुप 12 है। तो जितने भी ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, अच्छा ये इनको आप निकालेंगे, इनको इंक्लूड नहीं करना बीच में। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। ठीक है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये ऊपर वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, यहां तक आप सारे इनको इंक्लूड कर सकते हो ऐसे। ठीक है, अब ये हो गए हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स और नीचे वाले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन आप उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। जस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, तो 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास कौन से हैं, ये हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये नेचर में क्या होते हैं, इनकी फिजिकल स्टेट होती है कि ये मेटल्स हैं। अब हमने इन्हीं सबको डिस्कस करना है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में पैराग्राफ है ना, कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है इनकी। तो हम किस तरह पेपर में क्वेश्चन आएगा इनका, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर तक। पहले समझ लेते हैं बातों को। ओके, अभी तक मैंने बात बताई है कि ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक जो मेंबर्स हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये तो होगी उनकी डेफिनेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि इनकी जो नेचर है वो क्या है, वो सारे के सारे मेटल्स हैं और इन सब की तकरीबन सेम सेम प्रॉपर्टीज हैं। अब वो प्रॉपर्टीज क्या हैं कि कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल हो सकते हैं, किस किस तरह इस्तेमाल हो सकते हैं, वो सब कुछ अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल लो आप, ये ट्रांजिशन मेटल्स बोल लो। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन एलिमेंट्स की नेचर क्या है, वो मेटल्स हैं। तो आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, ट्रांजिशन मेटल्स भी बोल सकते हो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑफन हार्ड एंड हैव हाई डेंसिटीज। हार्ड होते हैं, इनका मैस ज्यादा होता है, इसकी बिना पर इनकी डेंसिटी भी हाई होती है। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, फिर ही जाके ये मेल्ट होंगे, पिघलेंगे। मेटल क्या सॉलिड है, सॉलिड को पिघलाना है ना, तो उसको मेल्ट करना है, तो वो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा इसका। और बॉयल का मतलब ये है कि इसको सॉलिड से लिक्विड बना दिया, वो मेल्टिंग हो गया, और फिर लिक्विड से इसको वेपर्स फॉर्म में बना दिया, तो इसको हम कह देंगे ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये मेटल्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इस बात का मतलब क्या हो गया, इस बात का मतलब ये होगा कि हम अगर देखें एक ट्रांजिशन एलिमेंट की एग्जांपल लें, आयरन, तो आयरन 2+ की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और आयरन 3+ की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स कि ये इनके पास डिफरेंट तरह से, मुख्तलिफ तरह से ये लोग अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने में काम करते हैं। यानी कि ये मुख्तलिफ तरह से अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं, कभी 2 भी कर सकते हैं, कभी 3 भी कर सकते हैं। जिस तरह कॉपर हो गया, कॉपर ना 1 भी लूज कर सकता है और कॉपर ना 2 भी लूज कर सकता है। इसके मुकाबले में देखो, ये मेटल्स है ना, सारे मेटल्स हैं बिल्कुल। अभी हमने जब ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो वो अल्कली मेटल्स, वो भी तो मेटल्स थे, लेकिन वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल नहीं थी। क्योंकि अगर हम ग्रुप 1 का मेंबर बात करें ना, सोडियम, तो सोडियम जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन ही लूज कर पाता है। सोडियम कभी 2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, कभी 3 नहीं करेगा। लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स की यही तो खास बात है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। तो वो मुख्तलिफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कोई 1 भी कर सकता है, कोई 2 भी कर सकता है। ठीक है, इन पे फिक्स नहीं है कि इन्होंने उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है। तो होप सो आप ये बात समझ रहे होंगे। तो इसका मतलब होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इनके जो इनसे जो बने हुए कंपाउंड्स होते हैं ना, वो रंग बिरंगे होते हैं। क्या मतलब, अगर हम कॉपर से कंपाउंड बनाएं, जिसको हम कहते हैं कॉपर सल्फेट, और आपने अपने स्कूल की हर लेबोरेटरी में आपने देखा होगा कॉपर सल्फेट पड़ा होता है, उसको उर्दू में आम जुबान में कहते हैं नीला तोता। ठीक है, CuSO4। अब CuSO4 जो होता है ना, वो कलर में क्या होता है, वो ब्लू होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड बनाएंगे वो कलर्ड होंगे, वो रंग बिरंगे होंगे। अगली प्रॉपर्टी क्या है, दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। यानी कि डक्टाइल का मतलब क्या होता है, शायद मैंने चैप्टर नंबर 3 में भी बताया हो आपको इसके बारे में, कि ये मेटल इस तरह के होते हैं कि बारीकी बारीकी से कट सकते हैं और इनसे हम वायर्स बना सकते हैं। मैलिएबल वो प्रॉपर्टी होती है कि हम मेटल्स को हथौड़ा मार के, हैमर्ड करके, पावर लगा के उसको हम बारीक बारीक शीट्स में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, ट्रांजिशन मेटल्स की। एक मेलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको रेस करता हूँ और साथ साथ बताता हूँ आपको कि आपने पेपर में अगर आएगा तो क्या लिखना है। पेपर में आपको जस्ट ये आएगा एक शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आप क्या बताएंगे, आप ये बताएंगे एलिमेंट्स elements present at the center of modern periodic table from group 3 to 12 are called d block elements और transition elements। ये डेफिनेशन हो गई हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। यहाँ तक ठीक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया। अब अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। नंबर 1 हम ये लिखेंगे
या ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑफन हार्ड विद हाई डेंसिटी, प्रॉपर्टी नंबर 1 ये हो गई। फिर हम लिखेंगे देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर आल्सो हाई, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये हो गई। दीज मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बस यहां तक कर लो, प्रॉपर्टी नंबर 3 ये हो गई। अब हम कहेंगे द कंपाउंड्स दे फॉर्म आर ऑफन कलर्ड, एक प्रॉपर्टी ये हो गई, और एक प्रॉपर्टी ये हो गई दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मेरे ख्याल से हमने 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं यहाँ पर जो बुक में लिखी हुई है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो अब आपको यहाँ पर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बन चुके हैं, डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में हमें अगली बात ये बता रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स काम करते हैं एज अ कैटलिस्ट। चैप्टर नंबर 5 अगर आपने मुझसे पढ़ा है ना, तो मैंने वहां पर जिक्र किया था कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट वो चीज होती है जो कि रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती है और रिएक्शन को बूस्ट अप करती है। ठीक है, तो कैटलिस्ट ये नहीं होता कि रिएक्शन के अंदर जाएगा तो उसके अंदर मिक्सअप हो जाएगा और कुछ नई चीज बना देगा, ऐसा नहीं होता। जस्ट हम रिएक्शन के अंदर उसको डालते हैं ताकि वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दे, तो ये कैटलिस्ट होती है। तो ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं ना, वो एज अ कैटलिस्ट परफॉर्म करते हैं। अच्छा, किस तरह करते हैं? मेटल्स ऑफन अब्सॉर्ब अदर सब्सटेंस ऑन देयर सरफेस एंड एक्टिवेट देम इन दिस प्रोसेस। आयरन एंड ट्रांजिशन मेटल्स इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियल रिएक्शंस। पैराग्राफ पढ़ लेना, याद कर लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। जो बात इसमें लिखी हुई है वो समझा देता हूं मैं आपको। कहता है कि अगर हम बात करें एक ट्रांजिशन मेटल की जिसका नाम है आयरन, Fe, ये आयरन कहां पर इस्तेमाल हो रहा है? ये एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है हैबर प्रोसेस के अंदर। और हैबर प्रोसेस क्या है? चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 में हमने जिक्र किया था कि जिसमें हमारे पास ये बनता है अमोनिया। और अमोनिया कहां पर इस्तेमाल होता है? अमोनिया इस्तेमाल होता है यूरिया फर्टिलाइजर में। हमने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा है? हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट रिएक्शन को बूस्ट अप करता है। और हमने ये बात पढ़ी है, एग्जाम्पल पढ़ी है हमने, कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की जिसका नाम है आयरन, और आयरन को हम इस्तेमाल करते हैं हैबर प्रोसेस के अंदर। और हैबर प्रोसेस क्या होता है? ये होता है अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस। और अमोनिया कहां पर इस्तेमाल होता है? यूरिया फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है। तो ठीक है, आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एक एज अ कैटलिस्ट फंक्शन जो है आपने एग्जांपल के साथ यहाँ पर भी पढ़ लिया। तो ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने इस क्वेश्चन को भी याद कर लेना रिएक्शन के साथ। यहाँ पर एक गलती की हुई है बुक वालों ने, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। वो गलती ये की हुई है कि ये रिएक्शन की जो टाइप है ना, इसमें ये एरो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन है? चैप्टर नंबर 6 अगर आपने मुझसे पढ़ा हुआ ना, तो वहां पर हम ये बात करके आ चुके थे कि जहां जो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि इरिवर्सिबल होते हैं। तो ये रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, ये रिवर्सिबल है, तो इसमें 2 एरो आएंगे। गंदा बना तो मैं दोबारा बनाता हूँ प्यारा सा, यहाँ पर इस तरह और यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ये इस तरह होगा। ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जाम्पल है। तो हो गई बात यहाँ तक। अब हम एक और पढ़ते हैं प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल को लेंगे प्लेटिनम की, प्लेटिनम और साथ में वेनेडियम पेंटॉक्साइड की। अच्छा, कहता है कि हमारे पास जिस तरह हैबर प्रोसेस है ना, जिसमें हम अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उस तरह हमारे पास एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम बनाते हैं H2SO4, H2SO4 बनाते हैं। और ये कौन सा है? ये हमारे पास एक एसिड है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर ना एज अ कैटलिस्ट पहले हम प्लेटिनम को इस्तेमाल करते थे। ठीक है, लेकिन ना होता ये है कि ये जो प्लेटिनम है ना, ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है। आगे कहता है इज रेंडर्ड इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक एज इम्प्योरिटी इन द सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो, एक मजे की बात यहाँ पर देख लेते हैं हम कि हमने ना H2SO4 बनाने के लिए ना सबसे मेन चीज क्या है यहाँ पर? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड जो हमें मिलता है ना, वो मिलता है ओर की फॉर्म में। ठीक है, FeS2 की फॉर्म में। अब और क्या होता है? और वो चीज होती है जो कि मिनरल्स हैं, जो कि हमें पहाड़ों से, पत्थरों से, अब कहते हैं ना कि पहाड़ों से मादनियात मिल गए, पत्थरों में से, रॉक्स में से मादनियात मिल गए, तो वो मादनियात इन द फॉर्म ऑफ ओर्स होते हैं। अब ये जो ओर्स है ना, हमें सल्फर मिलता है FeS2 की फॉर्म में। अब हमने इसको सल्फर डाइऑक्साइड बनाना होता है। तो जब ये और होता है ना, इसके साथ साथ एक इम्प्योरिटी होती है, उस इम्प्योरिटी का नाम है आर्सेनिक। आर्सेनिक भी एक एलिमेंट है, लेकिन आर्सेनिक का यहाँ पर काम कोई नहीं है। तो ये एज अ इम्प्योरिटी काम करेगी, फजूल चीज के तौर पे काम करेगी। तो वो ये कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड जब हम मिलता है हमें FeS2 से, तो यहाँ पर FeS2 के बारे में जिक्र इसने नहीं किया, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए आपके। तो सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर यहाँ पर एक इम्प्योरिटी आ जाती है जिसका नाम है आर्सेनिक। तो इससे बचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5। तो ये इस्तेमाल होती है एज अ कैटलिस्ट कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर। ठीक है, मैं दोबारा समराइज कर रहा हूँ। कहता है कि प्लेटिनम पहले हम इस्तेमाल करते थे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में
सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, लेकिन अब नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्लेटिनम महंगा है, और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर एक इम्प्योरिटी ऐड हो जाती है जिसका नाम है आर्सेनिक। तो आर्सेनिक भी एक एलिमेंट है, लेकिन इम्प्योरिटी के तौर पे काम क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है। जिस रिएक्शन में जिस चीज की जरूरत नहीं होती तो वो इम्प्योरिटी होती है। तो इम्प्योरिटी के तौर पे यहाँ पर एक काम कर रहा है, इसलिए हमें इस प्लेटिनम को छोड़ देना बनता है। इससे अच्छा हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड इस्तेमाल कर लें, जो कि सस्ता भी है और इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी भी नहीं आती है। ओके होगी बात। तो यहाँ पर हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ ली है। तो अब हम यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि व्हाट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस, या फिर हाउ सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, या फिर विच कैटलिस्ट इज यूज्ड, विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4, या फिर विच कैटलिस्ट यूज्ड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। चार डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं, तो आपने यहां से लेकर यहां तक याद कर लेना। हो गई बात। इसी तरह आपने यहाँ पर ऊपर हम देख रहे थे किसके बारे में? हम देख रहे थे हैबर प्रोसेस के बारे में। तो आपने बताना है कि व्हाट इज हैबर प्रोसेस, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। और विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हैबर प्रोसेस, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। और एक ये भी बन सकता है कि बस ठीक है, ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। तो आपने ये पैराग्राफ याद कर लेना है। दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हमने बना लिए। अब हम बात करते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर की। अब ये ना गाड़ी के ना एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर लगा हुआ होता है। अब एग्जॉस्ट सिस्टम क्या होता है? जब गाड़ी फ्यूल बर्न करती है ना, तो उसके अंदर से ना गैसेस निकलती हैं। तो जो गैसेस धुआं निकलती हुई हमें नजर आ रही होती है ना सिलेंसर में से, ये उसी की बात हो रही है। तो उसके अंदर लगा होता है कैटालिटिक कन्वर्टर। अब ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो है ना, वो बनता है प्लेटिनम से, प्लेटिनम से और रोडियम से। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जब गाड़ी ने धुआं बाहर निकालना है ना, तो उस धुएं को, उसके अंदर बहुत हार्मफुल गैसेस होती हैं, उस हार्मफुल गैसेस को कन्वर्ट करना कम हार्मफुल गैसेस के अंदर। मिसाल के तौर पे जब गाड़ी फ्यूल बर्न करेगी ना अपना, जो धुआं निकालेगी, तो धुएं के अंदर जो होता है ना, वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कैटालिटिक कन्वर्टर ये करता है कि इस कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। या फिर ये जो पेट्रोल जो बर्न हो रहा होता है, उसके अंदर धुएं की फॉर्म में निकल रहा होता है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो उन हाइड्रोकार्बन्स को ये कन्वर्ट करता है किसके अंदर? CO2 के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर। तो ये कम, निस्बतन कम हार्मफुल गैसेज हैं। ये गैस है, ये तो पानी है ना, ये तो गैस नहीं है। निस्बतन कम हार्मफुल गैसेज हैं एज कम्पेयर टू दिस वन। तो कैटालिटिक कन्वर्टर का काम ये है, जब फ्यूल बर्न हो रहा हो गाड़ी के अंदर, धुआं निकल रहा हो, तो उस धुएं को कन्वर्ट कर दो। वो हार्मफुल गैसेस होती हैं जो धुआं हो रही है, निकल रहा है जो, उसको कन्वर्ट कर दो कम हार्मफुल गैसेस के अंदर। तो ये हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर काम करता है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन द एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स? एक क्वेश्चन ये बन सकता है। ऑटोमोबाइल्स कहते हैं गाड़ियों को, मोटरसाइकिल को। और ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट इज कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है। तो आपने यहां से लेकर यहां तक कर लेना है। क्वेश्चन ये बन सकता है वेयर कैटालिटिक कन्वर्टर इज यूज्ड। ये जो बातें मैं कह रहा हूँ इसको साथ साथ आप लिखते भी जाओ, नोट करते जाओ, पीछे करते रहना वीडियो को, ताकि क्वेश्चन आप लिख सको आराम से। अब लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। अ ट्रांजिशन मेटल निकल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। अब ट्रांजिशन मेटल है एक जिसका नाम है निकल। ये कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है? ये ना हाइड्रोजनेशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अब ऑयल्स होते हैं लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, आपने देखे होंगे तेल शेल जो घर में इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑयल को कन्वर्ट करना घी के अंदर या फिर मार्जरीन के अंदर, ये काम करता है कैटलिस्ट निकल। जब हम ऑयल को निकल कैटलिस्ट के पास से गुजारते हैं, निकल कैटलिस्ट की हेल्प से हम रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं, तो हमारा ऑयल कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? मार्जरीन के अंदर या फिर घी के अंदर। घी के बारे में जिक्र नहीं किया हुआ, लेकिन बस मार्जरीन का जिक्र किया हुआ है। अब मार्जरीन की बेस्ट एग्जांपल क्या है? आपने ब्लू बैंड खाया ना बचपन से लेकर अब तक, ब्लू बैंड, ठीक है। वो मक्खन बोलते होते हैं हम रूटीन में, लेकिन वो मक्खन नहीं होता, वो मार्जरीन होता है। तो ऑयल को ही कन्वर्ट किया है सॉलिड फॉर्म में, जब बन चुका है अब मार्जरीन। तो अब ये आप कह सकते हैं कि कैटलिस्ट इसमें यूज हुआ जिसका नाम है निकल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन साथ साथ हमने बना भी लिए हैं इसमें, ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। और जो क्वेश्चंस हमने बनाए हैं इसको आप याद करने में वो आपके लिए आसानी होगी। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।